हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सीमा सिंह। मैंने सेकंड वीडियो कल जारी किया था और आज मैं कोशिका और सेल से संबंधित कुछ और बातें अपने पार्ट 3 वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने बताया था पादप कोशिका के बारे में मैं पढ़ा रही थी, यानी कि प्लांट सेल के बारे में, और मैंने आउटर वॉल जो सेल वॉल है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं उसके विषय में बताया। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेकेंड लेयर है उसके बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही मैंने बताया था एक गाढ़ा लिक्विड जो कि पूरे प्लाज्मा भित्ति के अंदर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम जीव द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश बोले तो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में मैंने डिवाइड करके बताया था कि ये जो केंद्रक आवरण है ये पूरा केंद्रक है, और इसका जो दीवार है, सतह जो है वो क्या है, केंद्रक आवरण है, यानी ये न्यूक्लियस है इंग्लिश में, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो द प्रोटोप्लाज्म जो कि इनसाइड द न्यूक्लियर वॉल है उसको मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है उसको हम क्या कहते हैं, आपका साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इतनी बातें डिस्कस हो गई थी, मैं उसको पूरा रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको आप देख सकते हैं मेरे सेकंड वीडियो में। अब मैं उसके आगे की संरचना आपको बता रही हूँ। ये है प्लांट सेल, हमारा प्लांट सेल, ठीक है। तो ये जो केंद्रक बताया है, अब केंद्रक से संबंधित कुछ बातें बताएंगे कि केंद्रक का खोज जो है वो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है। खोजकर्ता जितने भी हैं जिन्होंने भी डिस्कवरी की है, उसका इन्वेंशन जो भी किया है मैं बाद में बताऊंगी, एक चार्ट में भी अलग से चार्ट है उसका, लेकिन जो एकदम ही इम्पॉर्टेंट होता है उसको मैं अपने वीडियोस में भी बताते जाऊंगी। जैसे ये जो केंद्रक है उसको किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ये क्वेश्चंस बार बार जनरल कंपटीशन में आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। केंद्रक के अंदर एक सॉलिड संरचना होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख रही हूँ, इसको आप लेबल कर सकते हो, केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस, और ये केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद मैंने इसको कहा केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका, केंद्रिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म तो ऑलरेडी है, मैंने बता दिया था, एक गाढ़ा लिक्विड जो न्यूक्लियर आवरण के अंदर है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य कह रहे थे। इसके अंदर आपको सूते जैसी संरचना मिलेगी, नेटवर्क जैसी, ठीक है। ये सूते जैसी संरचना जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या है, वो आपका है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र, ठीक है। अब गुणसूत्र को मैं अलग से दिखाना चाहूँगी कि जब गुणसूत्र को आप देखते हैं, जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने कहा गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर भी दानेदार संरचना आपको दिखेगी जिसको हम लोग बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, जिन कहते हैं इसको। दानेदार संरचना जो दिख रही है आपको उसको हम जिन कहते हैं, जो केमिकल द्रव्य से बना रहता है, डीएनए और आरएनए, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी बाद में, ये जिन है, ठीक है। तो फिर से हम लोग समझते हैं कि ये केंद्रक, जैसे हमारे पूरे शरीर में मस्तिष्क जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा नियंत्रण कक्ष है, जिस तरह से मस्तिष्क जो पूरे शरीर की कार्यविधि को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसी तरह केंद्रिका जो है वो क्या करती है, किसी भी कोशिका का, ठीक है, किसी भी कोशिका का यह नियंत्रण कक्ष है, जिससे कि क्या होता है, सारी क्रियाएं जो कि एक कोशिका के अंदर होती है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स, दैट इज in English also I want to say, because the English medium students also watching my videos. So this is the nucleus, okay, this is the nucleus. Inside the nucleus the thick liquid is present, that is said to be the nucleoplasm, which I discussed already in the last video.
This is the nucleolus which controls and coordinates all the physiological activities or all the metabolic activities which happens in a cell. And this is the thread-like structure which is said to be the chromosomes, and on the chromosomes the bead-like structure present which is said to be the gene, and gene is responsible for the hereditary characters. ठीक है, यानी कि जीन जो होता है किसी भी गुणों का, आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। तो अब इतने से क्या क्या क्वेश्चंस आता है मैं आपको बता दूं केंद्रक के बारे में, क्योंकि मेरा मेन एम जो है जनरल कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस आते हैं एक एक संरचना से, उससे मैं आपको अवगत कराऊं। तो यह जो केंद्रक है सबसे पहले उसकी खोज करता है, यानी उसको सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ठीक है, और केंद्रक जो रहता है वो क्या है? जिस तरह हमारे शरीर में ब्रेन काम करता है, नियंत्रण करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, समन्वय जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उसी तरह से this control nucleus controls and coordinates all the metabolic activities takes place inside a cell। ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना एक मैंने बताया कि सूते जैसी संरचना जो कि नेटवर्क जैसी पूरी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फैली हुई है, जिसको गुणसूत्र कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स की संरचना को मैं डिटेल्स में बताऊंगी। उसके बाद गुणसूत्र के ऊपर ये जो दाने जैसी संरचना आपको काली काली दिख रही है वो क्या है? जिन है। और जिन जो रहता है वो किसी भी आनुवंशिक, जिन रिस्पॉन्सिबल है आनुवंशिक गुणों का वाहक है, आनुवंशिक गुणों का वाहक है। जिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। अब यहाँ आता है कि आनुवंशिक गुण क्या होते हैं। तो आनुवंशिक गुण जो माता पिता के जो गुण संतान में चले आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो क्या ट्रांसफ़र होता है? माता और पिता के जिन ट्रांसफ़र होकर बच्चों में जो आते हैं उससे क्या होता है कि आधा माता के गुण और कुछ गुण पिता का एक संतान जो है वो लेता है। जिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स एंड द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द जिन। इतनी बातें आपको समझनी है। ठीक है, दूसरी है कि ये जो केंद्रक है उसका बहुत बड़ा रोल है। केंद्रक के बिना एक कोशिका का आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस कोशिका के लिए जो कि मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, उनमें केंद्रक का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यह केंद्रक जो आगे हम लोग पढ़ाएंगे, कोशिका विभाजन, जब कोशिका की आयु खत्म, लाइफ टाइम खत्म होती है और वो विभाजित होता है, उस समय भी ये न्यूक्लियस का बहुत बड़ा योगदान है। तो यह कोशिका विभाजन में भी पूरा कोशिका विभाजन को एक तरह से कह सकते हैं कि नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपको न्यूक्लियस के बारे में। अब है कि पूरी जो कोशिका द्रव्य है, यानी जिसको मैंने साइटोप्लाज्म कहा था, उसमें आप देखिएगा कि पूरा तो मैं बना नहीं पाऊंगी। यहाँ पे देखिएगा, मैं एक दिन आपको फुल चार्ट भी पूरा बना हुआ सेल बताऊंगी, संरचना दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से एक नेटवर्क बना हुआ है, पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है, यानी कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है इस तरह की संरचना। ठीक है, नेटवर्क जैसी दो मैं बना रही हूँ, लेकिन यह संरचना पूरे कोशिका द्रव्य में फैली हुई है, यानी कि साइटोप्लाज्म में फैली हुई है। इसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं यहाँ बनाना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। तो ये मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ से अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर यह ट्यूब खुली हुई है ऐसे, तो केंद्रक के पास ये बंद रहेगी। ठीक है, और केंद्रक से अगर खुली हुई है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बंद रहेगी। इस चीज़ को समझिएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो संरचना बनी है पूरी कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं अंतःद्रवयी जालिका। अंतःद्रवयी जालिका, जैसे कि वर्ड से ही हमको पता चल रहा है, जालिका यानी जालीनुमा संरचना है। ठीक है, तो यह जो अंतःद्रवयी जालिका है, उसमें आप दो तरह के अंतःद्रवयी जालिका को देख सकते हैं। एक अंतःद्रवयी जालिका पूरी स्मूथ होती है, यानी चिकनी होती है, और एक रवेदार होती है, यानी कि रफ होती है, दानेदार होती है, यानी कि रफ होती है। ठीक है,
तो पहले हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। यह है अंतःद्रवयी जालिका। ठीक है, अंतःद्रवयी जालिका, अंतःद्रवयी जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ER। तो जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी होती है उसको SER कहते हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःद्रवयी जालिका। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ चिकनी अंतःद्रवयी जालिका। और एक अंतःद्रवयी जालिका जो कि दानेदार आपको दिख रही है, यह भी अंतःद्रवयी जालिका है, लेकिन यह अंतःद्रवयी जालिका जो है वो कैसी है, आपकी रवेदार है, यानी कि आप कह सकते हैं दानेदार है। ठीक है, इसको इंग्लिश में RER कहते हैं। RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बनाया है, एक चिकनी और एक रवेदार, ये रवेदार जो दिख रही है वो आखिर रवेदार किसके उपस्थिति की वजह से, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द राइबोसोम। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको रवेदार जो संरचना दिख रही है, ये क्या है आपका, यहाँ मैं लिख रही हूँ राइबोसोम है, राइबोसोम, हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है, राइबोसोम, राइबोसोम या राइबोसोम कहीं कहीं लिखा रहेगा। राइबोसोम या राइबोसोम जो है वो क्या रहती है, प्रोटीन संश्लेषण में यह मदद करती है। जैसे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रोटीन हमको दाल के रूप में, सोयाबीन के रूप में, ये सब में प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड होता है हमारे बॉडी में नेचुरली कुछ प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो वह हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। तो सेल का जो ये सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग, जो कि राइबोसोम के नाम में आपको मैं बता रही हूँ, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, और यहाँ कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और हमेशा आता है जनरल कंपटीशन में कि निम्नलिखित में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, यहाँ अंतःद्रवयी जालिका जो मैंने बताया है, जालिका नाम से ही लग रहा है पूरा जाल फैला हुआ है। तो ये जाल क्या करेगा, एक सेल है, उसके बगल में दूसरा कोशिका है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है। तो यह अंतःद्रवयी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो चीज़ें हैं जो कि कोशिका के अंदर हैं, उन चीज़ों का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे हाथ में आपको चोट लग गया, तो चोट लग गया हाथ में, तो उसकी कोशिका क्षतिग्रस्त हुई, ठीक है, डैमेज हुई। अब उसको रिपेयर करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो प्रोटीन क्या करेगा, अंतःद्रवयी जालिका, यहाँ जो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण हुआ है, अंतःद्रवयी जालिका के थ्रू क्या होगा, दूसरे सेल में, दूसरी कोशिकाओं में जाएगा प्रोटीन और उसको हीलिंग करेगा, यानी घाव भरने में मदद करेगा। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक सामान्य उदाहरण देकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानेंगे, केंद्रिका जो रहता है यानी कि न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या रहता है, केंद्रक का पार्ट है, न्यूक्लियस का पार्ट है, जो कि कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस इन अ सेल। जितनी भी उपापचयी प्रक्रियाएं हैं उसको सेल के अंदर जो घटित होती है उसको यह क्या करता है, समन्वय करता है और नियंत्रित करता है। दूसरा मैंने बताया कि दानेदार ये जो सूते जैसी संरचना, जिसको गुणसूत्र कहा, क्रोमोसोम्स कहा, और उसके ऊपर जो छोटी छोटी बीड लाइक संरचना दिखा रही हूँ मैं, बाद में इसको इलाबोरेट करके उसको बड़े करके दिखाऊंगी, डीएनए का संरचना, उसको जीन कहते हैं। और जीन, किसी भी जीन से क्या क्वेश्चन आता है, जीन से यह क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि निम्नलिखित में आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, which one among the following, यानी in the following which one is responsible for the hereditary characters। तो आंसर इज द जीन।
ठीक है, आंसर क्या होगा? जीन। आनुवंशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी है? जीन उत्तरदायी है। ठीक है, आनुवंशिक गुणों का मतलब ही मैंने बता दिया आपको कि आनुवंशिक गुण वैसे गुण जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपको राइबोसोम से कि निम्नलिखित में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। यानी कि विच वन इज रेस्पॉन्सिबल इन द फॉलोइंग, विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? देन द आंसर विल बी राइबोसोम। नाउ दिस वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मैंने बताया कि पूरा जाल जैसा फैला हुआ है कोशिका के अंदर, जिसे अंतःद्रवयी जालिका कहते हैं, या इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दो तरह की होती है, एक रवेदार होती है और एक चिकनी होती है। एक स्मूथ होती है और एक रफ होती है। जो स्मूथ हो रहती है उसको शॉर्ट फॉर्म में SCR कहते हैं, और जो रफ होती है उसको RER कहते हैं। ठीक है, RER किसकी वजह से ये रफ है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। अंतःद्रवयी जालिका का क्या कार्य है? इसका कार्य है चीज़ों का आदान प्रदान करना, कोशिका को एक आकार प्रदान करना, और चीज़ों के आदान प्रदान में क्या है? हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इसेंशियल मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू द अनदर। ठीक है, इतनी चीज़ों को आपको 3 संरचना जो मैंने बताया है, आशा करती हूँ कि इसे आप समझ गए होंगे। और यह 3 क्वेश्चंस जो है, 4 क्वेश्चंस आज मैंने बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया है। केंद्रिका नियंत्रण कक्ष है, यानी कि नियंत्रित करती है और समन्वय करती है सभी कार्यों का। उसके बाद मैंने बताया है गुणसूत्र, जो थ्रेड जैसी संरचना है। जिन आनुवंशिक गुणों का वाहक है। अंतःद्रवयी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदान प्रदान में मदद करती है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 3 संरचनाओं के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन आता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप, जो मैं बार बार कह रही हूँ अपनी वीडियो में, मैं उन बच्चों को लेकर चल रही हूँ जो 8वें क्लास से अपना विज्ञान जो है विज्ञान को छोड़ चुके हैं, लेकिन जब वो जनरल कंपटीशन देने आ रहे हैं तो उन्हें विज्ञान को रट्टा मारने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए मैं समझाते हुए उनको हर क्वेश्चन से कोशिश करूंगी कि वह हर क्वेश्चन को समझकर आंसर दें और सही करें और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।